देखो हम बायोटेक के सेकेंड लेक्चर पे हैं और पीछे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोटेक में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। और सेल के स्ट्रक्चर्स में हम लोग न्यूक्लियस पे पहुंच चुके हैं। जो भी हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके पहले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आप लोगों ने देखे थे, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस तरह का कुछ भी, उनके जो नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर बॉडी में, किस जगह के सेल्स में किस तरह का काम करना है, मतलब बॉडी के किस पार्ट में, उस जगह पर उस हिसाब से जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो वैरी करते हैं। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो हर सेल में एक ही होता है, ठीक है। तो हमारे अगर ह्यूमन की बॉडी में बात करें न्यूक्लियस कितना होता है, तो याद रखना, ईच एंड एवरी सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। तो मानव के शरीर में सिर्फ हर सेल में एक ही केंद्रक यानी एक ही न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के जो खोज करता है, ये मैंने आपको पिछले भी बताया और फिर बोल देता हूँ, ये रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। इनका नाम थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। इनको जो खोजा था न्यूक्लियस के बारे में वो रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है। न्यूक्लियस को एक्चुअल में हम लोग ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल इसलिए जानते हैं क्योंकि मस्तिष्क की तरह से आप कह लो, ब्रेन ऑफ सेल इसलिए जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन होता है, जो कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन होता है, यानी कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशंस, है ना, पूरा नियंत्रण कंट्रोल जो भी सेल का होता है, वो सारा कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। तो अगर न्यूक्लियस के द्वारा सारा कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे मस्तिष्क से होता है, ब्रेन से होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को भी ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसलिए न्यूक्लियस को भी हम ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे ईच एंड एवरी सेल हैव सिंगल न्यूक्लियस, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन कुछ सेल, कुछ जगह ऐसी हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी की बात करूं, जहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं या न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं? तो बच्चों, वो है ह्यूमन के बॉडी में, एक तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये ऐसी जगह हैं जहां पर एक्चुअल में हम लोगों के बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, नॉट इवन अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमें असल में अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है वो है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंस होती है तो वो होता है बच्चों क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब हम सीधा आ जाते हैं क्रोमोसोम पर बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम पर बात करते हैं। देखो, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन के अंदर होता है वो टोटल 23 पेयर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग? आंसर हो गया 23 पेयर्स। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स हैं, ये हैं कहाँ? देखो, ये क्रोमोसोम्स आपको फादर के अंदर भी मिलेंगे और ये क्रोमोसोम आपको मदर के अंदर भी मिलेंगे। भाई, दोनों ह्यूमन है तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? ऑफकोर्स 23 पेयर ऑफ 23 पेयर। फिर मैं कह रहा हूँ, हम लोग वैसे भी जीनोम कंसेप्ट में, जीन कंसेप्ट में, बायोटेक में मेन इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमन को ही रखेंगे। और ह्यूमन के साथ साथ जैसे कि ह्यूमन के कैरेक्टर्स जीन वगैरह जीनोम होते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म भी होगा, चाहे कोई बैक्टीरिया वायरस हो, चाहे कोई प्लांट्स हो, और या चाहे कोई एनिमल्स हो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक तरफ हो गया फादर, दूसरी तरफ हो गया मदर। अगर हम फादर के अंदर देखें कितने क्रोमोसोम है, तो देखो बच्चों, 22 पेयर जो होता है वो एक्स होता है और एक पेयर एक्स के साथ वाई होता है। वहीं अगर हम मदर के केस में जाते हैं तो मदर के अंदर सारा का सारा 23 पेयर जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं, इसीलिए हर जगह मैं पेयर पेयर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया फादर, ये हो गया फादर, और ये हो गया मदर, ठीक है ना। एक तरफ हो गया फादर और दूसरी तरफ हो गया मदर, ठीक है। अच्छा, अब इस बारे में हम लोग और भी आगे बात करेंगे धीरे धीरे। इसका सीधा मतलब है कि 45X क्रोमोसोम फादर के अंदर और 45X क्रोमोसोम मम्मा के अंदर, दोनों के अंदर सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ पापा में एक आपको वाई एक्स्ट्रा मिल रहा है और मम्मा में एक आपको एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है। तो पापा में एक वाई एक्स्ट्रा होता है और मम्मा में एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इन चीज़ों के पीछे हम लोग फिर बात करेंगे, इनमें काफ़ी बातें कर रही हैं, क्योंकि यहीं पर जो कंसेप्ट होगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और यहीं पर जो कंसेप्ट होगा आपको
क्लोनिंग का कंसेप्ट यहां पर आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग तो हम लोग आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, सुनो ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जरा चीजों को समझना, ओके, चीजों को समझना। यही पर हम लोग बात कर रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। मैंने लिखा एक छोटा सा डिस्कशन, भैया सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, समझो जरा सेल डिवीजन क्या होता है। देखो जब प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था एक सिंगल सेल जो होता है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और कैसे सिंगल सेल 9 महीने और 6-7 दिन में जाकर गेस्टेशन पीरियड के बाद एक पूरा बच्चा बनाता है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। इसका सीधा मतलब है कि सेल जो है वो डिवाइड और रिडिवाइड होते होते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है, सेल डिवीजन की वजह से एक सिंगल सेल एक पूरा बॉडी बनता है, यानी किसी ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वाई सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, तो एक लाइन में हर कोई समझ सकता, भैया किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए उसके अंदर क्या जरूरी है, सेल डिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है, मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ गया, किसी ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि के लिए, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन्स में 2 स्टेप होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं बच्चा इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा जिसे हम कहते हैं एम फेज। तो पहला हो गया इंटरफेस और दूसरा हो गया एम फेज। तो सेल डिवीजन में 2 स्टेजेस होते हैं, पहला जिसे हम कहते हैं इंटरफेस और दूसरा जिसे हम कहते हैं एम फेज। अब बात होती है इंटरफेस क्या है। इंटरफेस को हम लोग प्री डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम लोग प्री डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरफेस क्या हो गया, इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्री डिवीजन फेज, ठीक है। इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्री डिवीजन फेज, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये एक तरह का रेगुलेटरी फेज भी है। इसको मैं कह सकता हूं कि भाई ये ना एक रेगुलेटरी फेज भी है। इसलिए रेगुलेटरी फेज है क्योंकि डिवीजन कैसे होगा, ये सारा कुछ जो है वो इंटरफेस पे डिपेंड करता है। और एम फेज जो है ये क्या है बच्चों, एम फेज जो है ये एक डिवीजन फेज है, यानी यहाँ पर सीधा का सीधा जो सेल होगा वो डिवाइड होने लगेगा, समझते जाना, ठीक है। तो सेल डिवीजन में 2 फेजेस होते हैं, पहला जिसे कहते हैं इंटरफेज, उसके बाद होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है ये किसी भी सेल के डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेल कैसे डिवाइड होता है ये सारा कुछ इंटरफेज के पास ही होता है। पता है अगर इंटरफेस डिस्टर्ब हो गया तो जो डिवीजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। कैंसर में होता क्या है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन कब होगा, अनियंत्रित तरीके से कोशिका विभाजन, जब आपका इंटरफेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे और बात करेंगे। जो डिवीजन होता है जिसको हम एम फेज कहते हैं, 2 तरह के डिवीजन पाए जाते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन और दूसरा जिसको हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन। तो डिवीजन 2 तरह के होते हैं, पहला जिसे हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन और दूसरा जिसे हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन। अब जरा समझना माइटोसिस डिवीजन क्या है और मियोसिस डिवीजन क्या है। देखो बच्चों माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, ओके, ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन ये एक्चुअल में सोमैटिक सेल में होता है, समझते जाना, ये सोमैटिक सेल में होता है। और जो मियोसिस डिवीजन होता है वो जर्म सेल में होता है, जनरेटिव सेल में होता है और या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और या फिर कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो माइटोसिस डिवीजन जो होता है या तो सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस डिवीजन जो होता है वो जर्म सेल में होता है या जनरेटिव सेल में होता है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। अब सुनो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है बताने की जरूरत ही नहीं है। हम सब की मम्मा और पापा के अंदर अगर देखो तो पापा के अंदर जो टेस्टीज होता है वो रिप्रोडक्टिव है और मम्मा के अंदर जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव है। तो यहाँ आपको कुछ समझाने की अलग से जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब सोमैटिक क्या हो गया भैया, टेस्टीज और ओवरी छोड़ दो, इसके अलावा बाकी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स को कह दो वो रिप्रोडक्टिव तो है नहीं, तो वो सोमैटिक हो गए। हेयर, नेल, ब्लड, बोन, मसल, स्किन सारे के सारे हो गए आपके सोमैटिक सेल्स। और आगे बढ़ो, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, अगर कोई पेरेंट सेल है वो 2n तरह का है, डिवीजन करने के बाद 2 या 2 से 4 या 8 जितने भी बनाता है सबके अंदर जो सेल्स होते हैं वो 2n और 2n बनते हैं। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम सेम आते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मियोसिस डिवीजन में मान लो अगर कोई पेरेंट सेल है वो 2n है, डिवीजन करके वो अंत में जो उसका रिजल्ट आता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। देखो ऐसा है बायोलॉजिकल साइंस में n का मतलब होता है हैप्लॉइड, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड,
तो बायोलॉजिकल साइंस में एन का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। देखो डिप्लॉइड का मतलब होता है चीजें पेयर में पाई जाती हैं, और n का मतलब होता है उसके नंबर जो होते हैं आधे हो गए। भाई 2n इक्वल टू अगर 46 है तो n इक्वल टू कितना होता है, ऑफकोर्स 23 होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूं, लेकिन याद रखना जो ह्यूमन होता है उस पर क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने आप को डिप्लॉयड एनिमल बोलें तो ज्यादा अच्छा है। हम डिप्लॉयड श्रेणी के जीव में आते हैं क्योंकि डिप्लॉयड श्रेणी के जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं। ये हो गया। अब जरा समझना, इसका सीधा मतलब है ये एक ऐसा डिवीजन है जहां पर जब सेल का डिवीजन हो तो अगर पेरेंट सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इससे 2 सेल बने या 4 सेल बने, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ 23 पेयर होते हैं, इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, अगर कोई पेरेंट सेल 23 जोड़ी क्रोमोसोम वाला होता है और विभाजन करने के बाद वो 23 और 23 क्रोमोसोम में बट जाता है, उसे हम मियोसिस कहते हैं। यानी यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है और यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आधा आधा हो जाता है। यानी यहाँ पर ऐसा डिवीजन, और ये कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में। याद रखना, हमारे पेपर में कई बार यूपीएससी ने कंफ्यूज किया है, वो अल्टरनेटिव नाम दे देता है। जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव ना देके जर्म दे देगा, जनरेटिव दे देगा, और ऐसी चीजें बहुत बार हुई। जैसे कभी पेपर में आपको लाइफाई दे देगा, कभी उसी का दूसरा नाम वीएलसी दे देगा, है ना, लाइट फिडेलिटी का दूसरा नाम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन दे देगा, कभी आपको गगन दे देगा और कभी उसका दूसरा नाम एसबीएस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम दे देगा, कभी आपको आईआरएनएस दे देगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कभी उसका दूसरा लोकल नाम नाविक दे देगा, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये चीजें यूपीएससी में अक्सर होती रहती हैं, जो कि बड़ा कॉमन है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इन चीजों को छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत जो कॉमन और आसान वाला नाम होता है उसको याद रखते हैं, और जो अल्टरनेटिव नाम होता है उसको छोड़ दे। जैसे कभी 3 पेरेंट्स बेबी बोल लो, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी बोल लो, और या फिर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोल लो। आपके पेपर में उन्होंने 3 पेरेंट्स बेबी को माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी और इन्होंने 3 प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के नाम से पूछा, है ना। 3 पेरेंट्स बेबी कभी ये नाम दिया ही नहीं, और यहाँ पर कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि 3 पेरेंट्स बेबी जो था वो सबसे कॉमन नेम था, आसानी से याद, तो उन्होंने बाकी नाम को ध्यान ही नहीं दिया और यूपीएससी ने आपके साथ आपके एग्जाम में खेला कर दिया। ठीक है, इधर देखो, तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, डेफिनेटली क्यों ना हो, रिप्रोडक्टिव सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा होगा ही होगा, क्योंकि जब पापा जो होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो पापा की तरफ से जो टेस्टीज होता है जब वो डेवलप करके स्पर्म बनाता है तो वहां मियोसिस डिवीजन के बाद स्पर्म आता है, तो स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं, स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे होते हैं। वहीं पर जो ओवरी होता है उसमें डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है वो भी आधा आता है। इसीलिए देखो, पापा के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, मम्मा के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब स्पर्म आता है तो 23 क्रोमोसोम आता है मियोसिस के बाद पापा की साइड से, और मम्मा की साइड से मियोसिस के बाद 23 क्रोमोसोम आता है। तो स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और एक का 23 क्रोमोसोम, यही फ्यूज होकर बन जाता है 23 पेयर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और इसी तरह से हम सब पहले दिन जब अपने मम्मा पापा से बनकर आते हैं तो 23 क्रोमोसोम पापा का और 23 क्रोमोसोम अपनी मम्मा का लेकर आते हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। आप समझ में आई बात कि हम सब अपने मम्मा पापा की तरह क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसी क्रोमोसोम के अंदर वो सारी जीन्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, उसके पहले थोड़ा क्रोमोसोम से बात कर लेते हैं। देखो, मैंने अभी कहा कि ये फादर है, 2n है, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है, आधा n मान लो और आधा n दूसरा n मान लो। ऐसी मम्मा है, ये मम्मा का 2n हो गया, 23 पेयर हो गया, आधा n मान लो और आधा दूसरा n मान लो। ठीक है, आधा एक n मान लो, आधा दूसरा n मान लो। और एक बात और बता दूं, जब भी बच्चे का डेवलपमेंट होने वाला होता है, जब बच्चा बनने वाला होता है मम्मा पापा की साइड से, तो पापा की तरफ से क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म बनते समय, और मम्मा की तरफ क्या होता है, मियोसिस होता है। कहाँ, ओवरी में एग बनते समय। अब होता क्या है, आधा क्रोमोसोम नंबर आएगा, कहने का मतलब है होता क्या है, इधर देखो, होता क्या है, ये स्पर्म आएगा इधर से, ये एग आएगा इधर से, और ये फ्यूज करके क्या बनेगा, 2n। ठीक है, अगर बताओ ये वाला x और ये वाला हाफ सेट आता है तो भैया देखो साफ साफ दिख रहा है ये पुत्री है यानी डॉटर है, क्योंकि कहीं पर मुझे y नहीं दिख रहा है। अगर मान लो पापा का स्पर्म का ये वाला मम्मा के एक के इस वाले से कॉम्बिनेशन कर गया तो फिर ये 2n बना, और यहाँ पे भी देखो पूरा का पूरा सेट जो है वो x ही आ रहा है, यानी यहाँ पे भी मुझे ये डॉटर ही दिख रही है। लेकिन अगर मान लो पापा का ये वाला हाफ क्रोमोसोम आ गया इधर से, मम्मा का ये आ गया, तो ये 2n बना, लेकिन हाँ इसमें एक y भी है, इसलिए ये सन होगा बच्चों। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ कॉम्बिनेशन कर गया, इसके साथ कॉम्बिनेशन कर गया, तो ये 2n है, ये क्या बन जाएगा,
ये सन हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी सारी की सारी चीजें, सब कुछ पापा पे डिपेंडेंट होता है। इट विल बी अ मेल और फीमेल, इट इज ओनली एंड ओनली डिसाइड बाय फादर। अगर पापा ने स्पर्म के अंदर एक्स दिया, मम्मा की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा की तरफ एक्स ही होता है, तो ये पूरा सेट बनता है बच्चों लड़कियां यानी डॉटर्स। और अगर पापा की तरफ से स्पर्म में ये वाला हाफ सेट आ गया तो यहाँ पर वाई और ये बन जाएगा लड़का। इसीलिए देखो 50-50% चांसेस होते हैं घर में, अगर मम्मा प्रेग्नेंट होती है तो लड़का होगा या लड़की, 50-50%। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा और मैं ऊपर चलता हूं, इधर देखो। मान लो ये सन है, ये सन है, ये सन है, और ये क्या हो गया, पहले दिन जो बना इसको हमने बोल दिया मान लो जाइगोट है ये। अब यही जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, मम्मा की बॉडी के अंदर 9 मंथ और 6-7 डेज में डेवलप होता है। कितना होता है, 9 मंथ और 6 या 7 डेज में क्या होता है, ये डेवलप होता है। ये जाइगोट मम्मा की बॉडी के अंदर 9 मंथ और 6-7 डेज में डेवलप होता है। अब ये अगर मैं पूछूं, ये बताओ कि जाइगोट जो होता है वो सोमैटिक सेल है या रिप्रोडक्टिव सेल है। देखो टेस्टिस और ओवरी को तो हमने रिप्रोडक्टिव सेल बोला था। टेस्टिस ओवरी के बाद उसके जो स्पर्म एक बनकर आए थे, मियोसिस के बाद वो जो फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। अब बात होती है जाइगोट रिप्रोडक्टिव सेल है या सोमैटिक सेल है। ध्यान रखना, यहाँ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं और अगर गलती कर गए तो ब्लंडर हो जाएगा। जाइगोट जो होता है बच्चों वो सोमैटिक सेल होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर का डिमांड है। ये जो सोमैटिक सेल है बच्चों, ज़ाइगोट, अगर ये ज़ाइगोट जो है वो सोमैटिक सेल है, हिंदी में नहीं युग्मनज वगैरह कहते हैं, बाइलिंगुअल क्लास है तो बीच बीच में हिंदी भी बनती है, बोल देना। तो ये सोमैटिक सेल जो ज़ाइगोट होता है ये मम्मा की बॉडी के अंदर डेवलप होता है। और सोमैटिक सेल किस डिवीजन से डेवलप होता है बच्चों, तो ये सबको पता है, ये माइटोसिस डिवीजन से डेवलप होता है। इसका सीधा मतलब है एक सेल 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, 32 से 64 बनेगा। ऐसे करते 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 9 मंथ और 6-7 डेज में एक पूरा कंप्लीट बेबी जो होगा वो तैयार हो जाएगा। मान लो 3 किलोग्राम का बेबी है। अब इस 3 किलोग्राम के बेबी में बॉडी के हर पार्ट्स में, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट जो आपका है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स हैव सेम क्रोमोसोम्स। बॉडी के हर पार्ट्स में हर जगह पर सेम ही क्रोमोसोम है, एक ही तरह का क्रोमोसोम है, सेम ही क्रोमोसोम है, एक ही तरह का क्रोमोसोम है, ये चीज ध्यान रखना। तो बॉडी के हर पार्ट में जो क्रोमोसोम्स है वो एक ही तरह का, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स हैव अ सेम क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हमारा ज़ाइगोट सोमैटिक सेल है और वो माइटोसिस डिवीजन के बाद बना। इसीलिए हाथ, पैर, कान, नाक, ब्लड, बोन, मसल, स्किन, कुछ भी ले लो बच्चों, बॉडी के हर पार्ट में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, याद रखना। और यही बच्चा आज बड़ा हो गया है और मेरे सामने बैठकर आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यानी आप एडल्ट हो जाते हो। एडल्ट हो जाए, मान लो आप 60 kg के हो गए हो, एडल्ट है ना। और आज जो एडल्ट बच्चा बैठा हुआ उसकी बॉडी के हर सेल में सेम क्रोमोसोम होता है। और ये सब थैंक यू किसको कहना चाहिए, माइटोसिस को। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हम सब अपने मम्मा पापा से पहले दिन लेकर आते हैं, वही क्रोमोसोम हमारी बॉडी के हर सेल में पूरे जीवन में पड़ा रहता है। जब तक हम मर ना जाए तब तक हमारे शरीर के हर बॉडी सेल में वही क्रोमोसोम पड़ा होता है, सेम। और पता है इसी क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, अभी मैं आगे बताऊंगा, डीएनए। और इसी डीएनए के अंदर पाए जाते हैं बेस पेयर सीक्वेंसेस, और उन्हीं बेस पेयर सीक्वेंसेस को मिलाया जाता है, तब जाके पता चलता है कि ओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही बंदा है जो वहां पर क्राइम किया था, यही है जो रोपिस्ट है, यही है जो मर्डर है। आपके सेल से आपकी पहचान की जा रही है। मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट के सेल से आप बॉडी के किसी पार्ट के सेल को मिला लो, सब में सेम क्रोमोसोम का सेम डीएनए मिलेगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन है। अब आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आप एक बार फिर थैंक यू बोलोगे किसको बच्चों, माइटोसिस डिवीजन को। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में हमेशा माइटोसिस होता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम में हमें होता है मियोसिस। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल कंसेप्ट है। और आगे लिए चलते हैं, इधर देखो, है ना, और आगे लिए चलते हैं। ओके, देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब क्लोनिंग की बात होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पता है जब क्लोन्स बनाते हैं, तो क्लोन्स जब बनाते हैं, आपको पता है जो पहला क्लोन्स बनाया गया था, ठीक है, जब क्लोन्स बनाते हैं तो जो पहला क्लोन बना था, अगर एनिमल की बात करें तो फिलहाल वो एक फ्रॉग था। लेकिन अगर हम क्लोन में किसी पहले मैमल की बात करें, जिसका नाम सबको पता है, मुझे पता है, अब में से काफी लोग एक्साइटेड होकर बता रहे हैं, डॉली शिप है ना। ये जो डॉली शिप का जो क्लोन बनाया गया बच्चों, ये डॉली जो शिप है या जो भेड़ है, ये बॉडी के किस पार्ट से बनाया गया पता है? ये बनाया गया मेमोरी ग्लैंड से। ये बनाया गया मेमोरी ग्लैंड से। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? जो मिल्क सिक्रेटिंग वाला ग्लैंड होता है, ये ना वक्ष वाला, है ना।
ये वाला है ना, ब्रेस्ट वाला। तो जो ब्रेस्ट सेल होते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड सेल होता है, इसके सेल से बनाया गया था क्या, डॉली शिप। ठीक है, और ये डॉली शिप जो है फीमेल के ब्रेस्ट वाला क्लोन था, ये एक फीमेल क्लोन था। और ये बताओ हमने ब्रेस्ट सेल या मेमोरी ग्लैंड सेल क्यों लिया था? सीधा रीजन है, जो कि ब्रेस्ट सेल या मेमोरी ग्लैंड सेल जो था वो एक सोमैटिक सेल था, और सोमैटिक सेल ही माइटोसिस कर सकता है और फिर जाके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अगर आप रिप्रोडक्टिव सेल लोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, 23 पेयर आधा हो गया 23। आप इमेजिन करो 23 पेयर क्रोमोसोम से ये पूरा आदमी तैयार है आपके सामने, जिसके 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, ये सारी चीजें। बताओ आधा अगर हो गया तो मैं कैसा बनूंगा? ये कह लो मैं बनूंगा ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ सर एकदम समझ में आ गया। इसीलिए अगर क्लोन बनाना है तो हमें सोमैटिक सेल चाहिए, और इसीलिए आपने ये प्रूफ भी कर दिया कि जो डॉली शिप बनाया गया, जो डाली भेड़ बनाया गया बच्चों, उस डॉली शिप के अंदर हमने जो सेल लिया है वो कौन सा लिया है? हमने सोमैटिक सेल ही लिया है। और लगे हाथ पे आपको ये भी बता दूं, हमारे भारत में भी क्लोन बनाया गया, और हमारे भारत में जो पहला क्लोन बनाया गया वो बनाया गया एनडीआरआई में। एनडीआरआई क्या है? एनडीआरआई है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है ये? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मिलता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई। और ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों करनाल में। करनाल का मतलब हरियाणा, ये आपको पड़ता है करनाल, हरियाणा में। और ये भारत में पहला बनाया गया, और भारत में जिसका बनाया गया वो बफेलो का था, वो बफेलो का था, है ना। उसका नाम भी रखा गया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद गरिमा नाम था, एक बार आप भी चेक कर लेना। और ये जो बनाया गया वो ईयर सेल से बनाया गया, और ईयर सेल भी क्या है? ईयर सेल भी बच्चा कान, ये देखो, ये क्या है? ये ईयर है ना, इस वाले सेल से बनाया गया। तो ये भी क्या है बच्चा? ये भी एक तरह से क्या है? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोमैटिक सेल, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोमैटिक सेल। अब आपको लगे हाथों यहाँ कई चीजें समझ में आने लगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके एवरीवन, चलो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? क्रोमोसोम्स के बारे में। और क्रोमोसोम्स पे हमें डिवीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक हम डिवीजन नहीं समझते तब तक इन चीजों को नहीं समझ सकते। तो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, और हम पहुंच चुके हैं कहां? हम पहुंच चुके हैं बच्चों क्रोमोसोम्स के डिस्कशन में। अब हम चलेंगे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, समझ में आ गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम अपनी बॉडी के किसी भी सेल से खुद को क्यों पहचान करा सकते हैं, ये भी चीजें समझ में आ गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी समझ में आ गया। ओके एवरीवन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, सुनो अभी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, अब हम चलते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर पे। देखो जब हम लोग क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? क्रोमोसोम जो होता है इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में किसी जमाने में ये क्वेश्चंस यूपीएससी में दिए जाते थे। कुछ मॉडल्स हैं, जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडल है, जैसे सोलेनवाइड मॉडल है। ये ऐसे मॉडल हैं जिसके आधार पर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में बताने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडल है, जैसे सोलेनवाइड मॉडल है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिसके बेसिस पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को बताया गया। किसी जमाने में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना। पी आउटडेट करके एक बंदा था जिसने, है ना, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जाते थे पुराने पैटर्न पे। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा 2011 के पहले का पेपर मत देखिए, आप फालतू काम कर रहे हैं। ठीक है, पी आउटडेट ने इस मॉडल को दिया था, इसने बताया कि जो क्रोमोसोम होता है बच्चा, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के साथ एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो सीधी बात हो गई कि क्रोमोसोम जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। हम अब धीरे धीरे सेल के अंदर डीएनए तक पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे सेल के अंदर हम डीएनए तक पहुंच चुके हैं। अब देखो डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए एसिडिक होता है कि इसके अंदर एक ऑलरेडी एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड।
और हिस्टोन जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। अरे वही बेसिक मतलब जिसका पीएच जो होता है वो 7 से कम है, एसिडिक है, और 7 से ज्यादा बेसिक है। मैं उसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डीएनए का एसिड देखोगे तो वो 7 से कम आता है। और क्यों होता है? क्योंकि ऑफकोर्स देखिए डीएनए के अंदर एक एसिड अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो डीएनए एसिडिक। ये कहीं ना कहीं आज भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ ही जाता है, व्हाई डीएनए इज एसिडिक। तो आंसर होता है भैया इसके अंदर खुद ही एक एसिड पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड, इसकी वजह से डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। और आगे बढ़ो। अब देखो एक बात बताऊं, क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे अंदर तो डीएनए हिस्टोन होता है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा स्कूल टाइम में जब पढ़ा होगा बायोलॉजी, है ना, जिसको हम बायोटेक के बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक टर्म आता था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक टर्म आता था जिसको हम लोग कहते थे न्यूक्लिक एसिड। ओके सुनना जरा, एक टर्म आता था जिसको हम लोग कहते थे न्यूक्लिक एसिड। और हम लोग पढ़ते थे न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड को वी आर आल्सो कॉलिंग देम एज अ न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आप न्यूक्लिक एसिड बोलो या तो आप न्यूक्लियोटाइड बोलो, ठीक है, दोनों तरह के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। अब सुनो, ओके, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सुनो बच्चों, ये जो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड है इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। इसको खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। इसको खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। ओके, इसको खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। फ्रेडरिक मेस्चर एक ऐसा बंदा था जिसने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। पता है इसने कहाँ खोजा था? इसने न्यूक्लिक एसिड को खोजा था ह्यूमन के पस सेल में। वो नहीं मवाद ववाद स्किन में हो जाते हैं, काफी दर्द करते हैं, पेन सा होता है ना, मवाद वगैरह, ह्यूमन पस सेल में खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। ओके, ह्यूमन पस सेल में खोजा था फ्रेडरिक मेस्चर ने। ओके एवरीवन, अब देखो यहीं पे एक चीज और बताता हूँ। ओके, फ्रेडरिक मेस्चर ने ह्यूमन पस सेल में खोजा था। और अभी मैंने आपको बोला न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक जिसे कहते हैं डीएनए और दूसरा इसे कहते हैं आरएनए। अब इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं पूछूं ये बताओ कि हम लोग की बॉडी में कौन सा पाया जाता है, तो सीधा आंसर है हम लोग की बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक्चुअल में डीएनए वाला होता है। वो एक्चुअल में डीएनए वाला होता है, ये चीज ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किन चीजों का मिलकर बना होता है, यानी सीधी बात डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए होते हैं वो किन चीजों के बनकर बने होते हैं? एक जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस, एक जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनस बेस, सुनते जाना। दूसरा जिसे हम कहते हैं शुगर, और तीसरा जिसे हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। तीसरा जिसे हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है ना। एक तरफ मैंने लिख दिया डीएनए। डीएनए का मतलब होता है, पूरा नाम लिख देता हूं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका पूरा नाम है बच्चों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे ऐसे उतारते चलो बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही उतारते चलो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे देखो अब डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है, किस किस लेवल पे। देखो बच्चों, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है कौन कौन सा पाया जाता है? एक तो जिससे हम कहते हैं एडेनिन, इसका सिंबल होता है ए। तीसरा जिसे हम कहते हैं ग्वानिन, सिंबल होता है जी। तीसरा जिसे कहते हैं साइटोसिन, सिंबल होता है सी। और अगला होता है थाइमिन, सिंबल होता है टी। ये होते हैं एजीसीटी। यानी कौन कौन से पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस? आपके सामने है
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। वहीं अगर आप आरएनए में जाते हो, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे जो चीज आरएनए में पाई जाती है उसे हम कहते हैं यूरासिल, और यूरासिल का सिंबल होता है बच्चा यू। यूरासिल का सिंबल होता है दैट इज यू। अब सुनो, ऐसा कौन सा शुगर है जो डीएनए में होता है? डीएनए में जो शुगर पाए जाते हैं उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए में इसी का नाम डीऑक्सी हटा दो, वो हो जाता है राइबोस शुगर। जैसे नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में से डीऑक्सी हटा दो, नाम बन जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ओके, आरएनए। फास्फोरिक एसिड देखो बच्चों यहाँ पे भी पाया जाता है और फास्फोरिक एसिड यहाँ पे भी पाया। अभी मैंने पूछा था ना वाई डीएनएस एसिडिक, जो आज भी बहुत सारे स्टेट पीसेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीधा आंसर होता है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड्स, जो डीएनए के अंदर खुद ही होता है फास्फोरिक एसिड्स। अब सुनो बच्चों, यहीं पर एक चीज बता दूं, डीएनए जो होता है वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो मोस्टली आप देखोगे वो डबल स्टैंडर्ड देखोगे, घबराओ नहीं, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। सो डीएनए इज मोस्टली जो है वो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और वहीं पर जब आप आरएनए जाते हो तो आरएनए आपको मोस्टली जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है। अगर मैं मोस्टली बोल रहा हूं, इसका सीधा मतलब है कि एक्सेप्शंस आपको यहां मिल जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि एक्सेप्शंस आपको यहां मिल जाएंगे। सो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड और यहां आपको मिलेगा मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड। सो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड और मोस्टली यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड। एक चीज और बताऊंगा, सुनो, यानी एक्सेप्शंस आपको डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में मिलते हैं और एक्सेप्शन आपको जो आरएनए है वो आपको डबल स्टैंडर्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, डीएनए में जो ए होता है ना यानी एडेनिन, वो थाइमिन से जुड़ता है जब पेयरिंग होती है, और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। डबल बॉन्ड मत बोलना, डबल बॉन्ड तो कोवैलेंट और वो हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और वैसे ही जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन आरएनए में क्योंकि थाइमिन तो होता नहीं है, तो आरएनए अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड हो गया तो एडेनिन जो होगा वो यूरासिल से जुड़ेगा क्योंकि थाइमिन होता नहीं है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया तो एडेनिन जो होगा वो थाइमिन की जगह यूरासिल से जुड़ेगा, क्योंकि थाइमिन कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, जरा समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए आरएनए में जो है ना मेन डिफरेंस है वो क्या है। अगर हम डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस के बारे में बात करें तो डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए में जो शुगर होता है वो होता है बच्चों राइबोज शुगर। दिस इज द मेन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और ये मैं आपको पीछे से जब से बायोटेक स्टार्ट कर रहा हूं हर जगह ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। मेन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज व्हाट? शुगर, याद रखना। वैसे तो डीएनए आरएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है। देखो ना, फास्फोरिक एसिड सेम है, एजीसी सेम है, जीसी सेम है, लेकिन पूछूं मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस आप शुगर का बताना। यहाँ डीऑक्सीराइबोज और वहां पर राइबोज शुगर। ये है बच्चों डीएनए और आरएनए का एक छोटा सा डिफरेंस। और जिस हिसाब से यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में इन्होंने क्या किया है, जो खुराफात इन्होंने किया था, क्या किया था, इन्होंने सीधा क्वेश्चन पेपर दिया था कि भैया प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ 2020 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। तो यही मान लो यही क्वेश्चन आपके पेपर में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दे दे, यही आपके पेपर में डीएनए आरएनए में दे दे। तो ये चीजें आप याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। आपके पेपर के स्तर पर जो चीजें चाहिए इससे आपका काम हो जाएगा। ओके एवरीवन, अब यहीं पर हम एक चीज और बात कर लेते हैं, लोकेशन ऑफ डीएनए। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए कहां पर पाया जाता है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पुराने पैटर्न में, जब ओल्ड पैटर्न का मतलब जब यूपीएससी के पुराने जमाने के पेपर 2010 तक है ना, यानी 11 के पहले जो क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें क्वेश्चन 2 बार मैंने रिपीट देखा है। एक इन्होंने लिखा था न्यूक्लियस, वो चीज सही था। फिलहाल मैं सीधा आंसर दे देता हूं, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है बच्चा, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, सो न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। तो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मिल गया न्यूक्लियस में भी, ये आपको मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और ये आपको मिल गया क्लोरोप्लास्ट में भी।
ये है डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछे डीएनए ह्यूमन में कहाँ होता है, तो आप सब जानते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट तो पौधों में पाया जाता है, तो ह्यूमन में तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। पर जब भी यूपीएससी ने पूछा तो उन्होंने बोला था डीएनए कहाँ होता है, तब तो भैया क्लोरोप्लास्ट भी सही था। ठीक है, उस हिसाब से तो क्लोरोप्लास्ट भी सही था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी सही था। और आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, जरा समझो। ओके, और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनए स्ट्रक्चर पे। चलो हेडिंग डालते हैं डीएनए स्ट्रक्चर, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर बहुत काम का है। जब तक आप डीएनए स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आपको मैं जीन नहीं समझा सकता। और इतना बढ़िया तरीके से हम लोग एक चीज को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं जो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आ जाओ डीएनए स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। और इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को, जिस कंसेप्ट को दिया, इसे किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। और इसी कंसेप्ट की वजह से वॉटसन एंड क्रिक गॉट द नोबेल प्राइज। इन्हें मिला बच्चा नोबेल प्राइज। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इन्हें मिला नोबेल प्राइज। ठीक है, वैसे बताऊं तो बहुत तरह के डीएनए पाए जाते हैं, बहुत ही तरह के डीएनए होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो डीएनए जानना है, थोड़ा मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूं, वो होता है बी डीएनए, जो कि राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है, जो कि राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है। अब ये सर राइट हैंडेड क्वाइलिंग क्या होती है, बी डीएनए क्या होता है? देखो मैं तो बोलूंगा बी डीएनए एक नाम की तरह याद रखो। जनरली तो मेनली दो तरह के डीएनए होते हैं, एक होता है बी डीएनए, एक जेड डीएनए। जब आप मेरी किताब पढ़ रहे होंगे साइंस टेक में, उससे मैंने दोनों नाम लिखा, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, देखो वो तो बुक है, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन बी डीएनए ही आपके पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है, क्योंकि हम में आप में बी डीएनए ही पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड होते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मतलब कुंडलन की तरह ऐसे चलता हुआ, रस्सी देखा है, स्प्रिंग देखा है, ऐसे ऐसे चलते हैं, एग्जैक्टली। पर डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। गॉट इट? अब मैं उस डीएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ बनाने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखना, डीएनए में जो दो स्टैंड होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, वो एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब वो इस तरीके से होते हैं बच्चा, इस तरीके से, देखो इस तरीके से एंटी पैरेलल होते हैं। यानी जो चीज यहाँ पर टॉप पे होती है वो चीज यहाँ पर बॉटम पे होती है। मैं आपको बनाता हूँ इस पिक्चर को, जरा समझना। ठीक है, जरा समझना। ये देखो ये डीएनए है, एक स्टैंड हो गया, गॉट इट, एक स्टैंड हो गया, फाइन, ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। पैरेलली देखो ये उसके साथ एक और स्टैंड है, पैरेलली उसके साथ एक और स्टैंड है, ये हो गया 3 प्राइम और ये हो गया 5 प्राइम। एक हो गया 5 प्राइम 3 प्राइम और दूसरा हो गया 3 प्राइम और 5 प्राइम। सुनो बच्चों, डीएनए में जो है, जैसे मान लो ये है और ये है, ये एक हेलिक्स हो गया। व्हाट इज इट? दिस इज वन हेलिक्स, और इसको हम वन क्वाइल भी कह सकते हैं, एक घुमाव पूरा हो गया। ये क्या है? ये एक और हेलिक्स है। ये क्या है? ये एक और हेलिक्स है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक और क्वाइल हो गया, एक और घुमाव हो गया। ठीक है, एक और हेलिक्स हो गया। यानी यहां पर अगर बताऊं तो लगभग 360 डिग्री डीएनए घूम गया, 360 डिग्री डीएनए घूम गया। एक्चुअल में डीएनए हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही होता है। ठीक है, मान लो ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे डीएनए घूम रहा है, तो यहां से डीएनए चल रहा है, तो घूम कर फिर डीएनए यहां आ गया, तो ये इस तरह से घूमकर इस तरह से आया, ये हो गया बच्चा क्या? एक हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। फिर एक और हेलिकल इस तरीके से। तो ये वही समझाने की कोशिश की गई है, ये वही समझाने की कोशिश की गई है। और एक बात और बताता हूं, अगर आप इस डीएनए की लेंथ को मेजर करोगे यहां से यहां तक, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। यहां से यहां की लेंथ लोगे, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक लंबाई जो कि डीएनए की होती है। ठीक है, ये हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। और समझो यहां पे एक चीज और बताता हूं, मैंने अभी आप लोगों को बोला था डीएनए में जो बेस होते हैं वो ए टी के साथ जुड़ता है, तो ए के साथ टी जुड़ गया तो क्या बोलोगे? एक बेस पेयर हो गया। जी के साथ दूसरा जुड़ता है सी, तो क्या हो गया? एक और बेस पेयर हो गया। तो एटीजीसी क्या है? एटीजीसी एक तरह के बेस पेयर हो गया जो आप यहां दिख रहा है। ठीक है, अब सुनो, एक डीएनए हेलिक्स के अंदर कुल होते हैं 10 बेस पेयर।
तो 10 BP लिख दिया। और यहां पे भी होते हैं 10 बेस पेयर। और पता है ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, बीडीएनए। और राइट हैंडेड क्वाइलिंग का मतलब होता है कि डीएनए की ऐसे क्वाइलिंग हो रही है, ऐसे क्वाइलिंग हो रही है। और लेफ्ट हैंडेड होता तो ऐसे कहता और ऐसे कहता। तो हम लोग की बॉडी में जो डीएनए होता है उसकी क्वाइलिंग राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड होती है। इस तरीके से डीएनए की क्वाइलिंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो ये 10 बेस पेयर का कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट ये है, देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर बना दिए। ठीक है, और मैंने रैंडमली इसके बेस पेयर का नाम लिखा। मान लो इसका नाम मैंने लिख दिया बच्चा, इधर देखो, है ना, ए टी टी सी जी ए टी ए सी। और इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री जाओगे तो ए का मिलेगा, टी का मिलेगा, ए टी का मिलेगा, ए सी का मिलेगा, जी का मिलेगा, सी ए का मिलेगा, टी ए का मिलेगा, टी का मिलेगा, ए का मिलेगा, टी सी का मिलेगा, जी। ये आपने 10 बेस पे बना लिया। लेकिन ध्यान रखना ए का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो टी होगा, जी का हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो वो सी होगा, यानी पूरक बोल सकते हो। इसी तरह आप अगले बेस पेयर पे जाओ, अगले बेस पेयर मतलब इसमें जाओगे, इसमें भी आपको 10 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। यहां पर क्या है ये, इधर देखो, सी जी ए टी ए सी जी ए टी, ये हो गया डीएनए। अब इसके पूरा क्या हो गया, सी का हो गया, जी का हो गया, सी ए का हो गया, टी ए का हो गया, टी का हो गया, ए का हो गया, टी सी का हो गया, सी जी का हो गया, सी ए का हो गया, टी और टी का हो गया। इस तरह से मैंने एक और बेस पेयर के सीक्वेंस बना। लेकिन याद रखना 10 बेस पेयर यहां पे भी है, 10 बेस पेयर यहां पे भी। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने एटी से शुरू किया, टीए से या सीजी से, वही आप भी लिखिए। सुनिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन याद रखिएगा यहां पर आप 10 ही बेस पेयर बनाइएगा। एटी एक बेस पेयर हो गया, जीसी ऐसे करते करते। उसी तरह एक हेलिक्स में यहां पे भी डीएनए बेस पेयर बनाइएगा। तो ये एक्चुअल में हम लोगों ने एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर देखा। इस तरह करते करते पूरा एक लंबा डीएनए होता है जो आपकी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये चीज अभी और क्लियर हो जाएगी, रुको अभी। कुल कितना लंबा डीएनए आपके क्रोमोसोम्स के अंदर है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से आप में से हर किसी को समझ में आ चुका है। करेक्ट, ये चीज आप में से हर किसी को समझ में आ चुकी है। ओके, अब सुनो बच्चों, अब हम लोग कुछ कंसेप्ट्स पे आते हैं, जरा इन चीजों को समझना। एक आउटलाइन दे रहा हूं, ठीक है, इस आउटलाइन को जरा समझो जो कि बहुत जरूरी है। एक आउटलाइन दे रहा हूं, उस आउटलाइन को जरा समझो। आउटलाइन जरा समझो। आप सब इमेजिन करो, आप सब मुझे अपना एक सेल दे रहे हो। और ये बात कंफर्म हो गई है, अगर आप मुझे अपना सोमैटिक सेल दे रहे हो, अगर मुझे आपका क्लोन बनाना होगा तो यू ऑल पीपल विल गिव मी योर सोमैटिक सेल, है ना। यू ऑल पीपल विल गिव मी योर सोमैटिक सेल, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। अगर मुझे आपका क्लोन बनाना है तो आप सब मुझे अपना सोमैटिक सेल देने वाले हो। सुनो जरा होता क्या है, देखो होता क्या है समझो। पहले मैंने कहा आप लोग मुझे अपना एक सेल दे दो, ठीक है भाई दे दो। एक सेल आपने मुझे दे दिया, कौन सा सेल दिया, चलो सब इमेजिन करो एक ही सेल आप सब मुझे दे रहे हो। आप सब ने अपना मुझे मसल सेल दे दिया, ठीक है, मसल सेल दे दिया, मांसपेशियों वाला, ठीक है। ये बताओ एक सेल के अंदर क्या होता है। आप सब जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है। तो इस सेल के अंदर हमें मिला एक न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत सही, एक न्यूक्लियस मिला। अब बताओ इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। सबको पता है कि सर एक न्यूक्लियस के अंदर कुल होते हैं क्रोमोसोम्स, और वो क्रोमोसोम की संख्या होती है सर 23 पेयर्स। अब भाई और भी चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, न्यूक्लियोलस होता है, हम क्यों जाएं फालतू काम करने। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हमारे निकलने चाहिए बस, ठीक है। कोई यूट्यूब में हमको सब्सक्राइबर बढ़ाने के थोड़ी ना क्लास ले रहे हैं, सीधा एग्जाम की बात करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसीलिए देखते होंगे आप लोग सब्सक्राइबर से थोड़ा मेरे बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी नौटंकी हमसे यूट्यूब पे हो नहीं पाती है। अभी जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, इसमें बच्चा 23 क्रोमोसोम जो होता है वो फादर का होता है, और 23 क्रोमोसोम जो होता है वो मदर का होता है। 23 क्रोमोसोम फादर का होता है और 23 क्रोमोसोम, यानी हम सब की बॉडी में ऐसा ही है बच्चों। आप इसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, 23 क्रोमोसोम आपके पापा का है और 23 क्रोमोसोम आपकी मम्मा का है। तो जब आपने अपना सेल दिया है तो उसमें 23 क्रोमोसोम पापा और 23 क्रोमोसोम मम्मा का ही है, ठीक है। अब सुनो, इन क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत ही कमाल की चीज होती है। क्या होती है, सुनो, इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं।
कितने डीएनए होते हैं समझो, एक क्रोमोसोम में, ये भी बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने आईआईटी के कैंपस में पूछा, भैया दिल्ली में ये बताओ, एमटेक के विद्यार्थियों से ये बताओ एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एमटेक के बच्चों की कंडीशन है, मुंह खुल गया, किसी ने बोला एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। यानी सीधा कहने का मतलब है 23 क्रोमोसोम में कुल 46 डीएनए होते हैं। यानी अब मैं आपको कह सकता हूं इसका सीधा मतलब है 23 डीएनए हमें हमारे पापा से मिला है और 23 डीएनए हमें हमारी मम्मा से मिला है। यानी हम सब अपने मम्मा पापा के 23 और 23 डीएनए से लेकर आते हैं। गॉट इट? 23 डीएनए लेकर आते हैं। अब सुनो बच्चों, इसी 46 डीएनए के अंदर ही, इसी 46 डीएनए के अंदर जो 23 डीएनए की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर होता है क्या? आपका पूरा का पूरा जीनोम होता है। जीनोम होता है। जीनोम वही जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। इसका सीधा मतलब है, अब ये बताओ ये किसका जीनोम है? ऑफ कोर्स जिसका हमने सेल लिया है। किसका सेल लिया? मान लो मिस्टर एक्स का, मान लो सुरेश का हमने सेल लिया था, तो भैया सुरेश का जीनोम बन गया। या चलो सुरेश क्यों बोले, रवि सर का आपने सेल लिया था, तो डेफिनेटली रवि सर का क्या बन गया? रवि सर का ये पूरा का पूरा जीनोम हो गया। ओके, जैसा मैंने किया है ऐसे आप लोग लिख लो। ओके एवरीवन, अब सुनो, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि भाई ह्यूमन जीनोम किसे कहते हैं। कमाल की चीज है ये, और यहीं पर अब आपको ह्यूमन जीनोम समझ में आने लगेगा। ह्यूमन जीनोम समझ में आया नहीं, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए हुआ नहीं, और आपको 8 घंटे में साइंस टेक तैयारी करा दी जाती। बताओ 8 घंटे में, अभी तो हम बायोटेक का बेसिक नहीं समझ में आया है पूरा, 3 घंटे अभी तो हिस्ट्री में चले जा रहे हैं। इसके पहले का एक लेक्चर, इसके बाद का लेक्चर, बायोटेक का बेसिक समझ में नहीं, और किसी भी जगह पे इंस्टीट्यूशन में बेसिक हो ही नहीं रहा है। बस सिलेबस खत्म। चलिए, तो आप भी वही वाले ही हैं, ठीक है? ओके एवरीवन, अब जरा समझो, यहां पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम के बारे में। चलो, ह्यूमन जीनोम असल में चल क्या रहा है ना, कोचिंग क्लास में सिलेबस खत्म किया जा रहा है। पढ़ाना और समझाना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? पढ़ाना होता है एक फॉर्मेलिटी, ठीक है, और सिखाना होता है दिल की आवाज, ठीक है, जिससे कंसेप्ट के साथ जुड़ा जाता है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी चीजों को बस पढ़ रहे हो और समझ ना रहे हो, क्योंकि अगला नंबर आपका है, क्योंकि अगला एग्जाम आप देने वाले हैं, ठीक है? इधर आओ। ह्यूमन जीनोम किसे बोलेंगे? देखो, ह्यूमन जीनोम को डिसाइड करना हो, या अगर हम सामान्य बोले जीनोम किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं जीनोम सम ऑफ ऑल द जीन को बोलते हैं। यानी सारे जीन की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। सम ऑफ ऑल द जीन्स को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द जीन्स को बच्चा हम जीनोम कहते हैं। अब बात यह होती है लगभग कितने जीन होते हैं जो पूरा ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं, तो यहां मैं बोलूंगा लगभग 24,000 से 25,000 जीन जब पहली बार 13 साल के एफर्ट के बाद जब पूरे निकाले गए थे तो उसमें आया था। तो लगभग यहां आपको 24,000 25,000 जीन मिलेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 24,000 जीन मिले थे। अब बात ये होती है जो 24,000 जो जीन मिले थे वो कहां मिले थे? ये 24,000 जो जीन मिले थे वो बच्चा 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए के अंदर मिला था। 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए, तो बेस पेयर का मतलब बीपी है ना, लेंथ ऑफ डीएनए। 3 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए में मिला था, तो 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए में हमें मिला इतने जीन। ओके, ये सारी चीजें लिख डालना। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? देखो ऐसा है, थर्ड लाइन इज इक्वल टू सेकंड लाइन और सेकंड लाइन इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन, इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर आपसे बोले ह्यूमन जीनोम को डिस्क्राइब करो, कह दो ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सारे जीन है, सारी जीन की संख्या के योग को जीनोम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब फिर बोले भैया कितने जीन है? 24,000 25,000 जीन 13 साल के एफर्ट के बाद तैयार किया गया था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। अच्छा ये बताओ 24,000 25,000 जीन कहां है? तो आप बोलोगे 3 बिलियन बेस पेयर लंबा जो डीएनए है ना उसके अंदर है, उसके अंदर है, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए कहां से आया? अरे प्रभु, ये जो डीएनए है इसकी लंबाई बेस पेयर की संख्या में गिनोगे तो इतना आएगा। कितना आएगा? 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए। अब मेरे ख्याल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में 3 अरब बेस पेयर जो है ATGCCG उसके अंदर पाया जाता है। क्या इसके अंदर? ये देखो, ये जो डीएनए है ना, ये इसी के अंदर तो आपका पूरा जीनोम है ना। यानी इतने बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए के अंदर कुल 24,000 जीन रिपोर्ट किया गया, और यही 24,000 जीन आपका सम ऑफ ऑल द जीनोम है, जिससे आप जीनोम कह रहे हैं। ओके, इसी को आप जीनोम कह रहे हैं।
ओके, इसी को हम लोग जीनोम कह रहे हैं। अब बात ये होती है कि अब आप बोलोगे सर एक काम करो, ये 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए, अच्छा ये 3 बिलियन कैसे है बताए ना। मान लो बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, ये एक क्रोमोसोम एक डीएनए होगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरा, तीसरा क्रोमोसोम तीसरा डीएनए, चौथा क्रोमोसोम, इस तरह करके पारे के सारे आप पे क्या हो गए, कुल मान लो सारे डीएनए हो गए आपके क्रोमोसोम के अंदर। आप क्या करो, इन सारे डीएनए की एक रस्सी बना लो और इनके अंदर ATGC CGA TAT TGC जो बेस पेयर है ना, इनकी एक रस्सी बनाकर इन सारे सीक्वेंस को जोड़ डालो। जब जोड़ोगे तो उसका नंबर इतना आएगा इस डीएनए के अंदर, ठीक है ना, ये आएगा इस डीएनए के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं यहां पर कि इसी डीएनए की लंबाई बेस पेयर के नंबर के हिसाब से इतनी होती है, जिसके अंदर इतने जीन या 25,000 जीन कुछ भी मानो, जो सारे जीन होते हैं जिनको ढूंढा गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे ये जो डीएनए बेस पेयर्स हैं ये कहां कहां हैं और कैसे कैसे हैं, इन पे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। इधर देखो बच्चों, ठीक है। अब बात होती है कि अब हम इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने वाले हैं। पहले मैं कुछ हेडिंग लिख रहा हूं, जरा देखो। एक हेडिंग मैंने लिखा रेप्लिकेशन, इसी के साथ हम लोग को जानना है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जानना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जानना है ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन के बाद जानना है जीन के बारे में, और जीन के बाद आप समझ चुके हैं जीनोम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द जीन्स होता है। जीनोम आप चुके हैं जिसको हम सम ऑफ ऑल द जीन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक बात बताओ, जब पहले दिन हम लोग बनते हैं तो क्या होते हैं? सर पहले दिन हम लोग बनते हैं तो जाइगोट होते हैं, युग्मनज होते हैं, और वही जाइगोट या जो युग्मनज होता है वो कितना होता है, एक होता है। ठीक, हम एक बच्चा पैदा होते हैं और एक जाइगोट के अंदर कुल क्या होता है, 46 क्रोमोसोम यानी 46 डीएनए होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं पहले दिन हम लोग कुल 46 डीएनए होते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को यहां पर समझने की जरूरत है, एक सेल है या एक जाइगोट है, और इस जाइगोट या डीएनए की जो लंबाई है वो कितना है, 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए है, किसका, 46 डीएनए की लंबाई। तो पहले दिन हम बने 46 डीएनए, यानी पहले दिन हम ये चीजें थे जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले दिन हम ये चीजें थे जो आपके सामने लिखा हुआ, और आप इन चीजों को समझ रहे हैं। आगे सुनो, होता क्या, धीरे धीरे ये डीएनए डेवलप करता है और बहुत सारे डीएनए बनाता है, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर यही डीएनए आगे बढ़ता है धीरे धीरे और आरएनए बनाता है, यही डीएनए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आरएनए बनाता है। यही आरएनए जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है। यही आरएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है। यही आरएनए धीरे धीरे आगे चल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए बनाता है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल आर शॉर्ट में कहते हैं, मैसेंजर आरएनए स्मॉल एम शॉर्ट में कहा जाता है, और ट्रांसफर आरएनए स्मॉल टी शॉर्ट में कहा जाता है। और बच्चा इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ठीक है, ट्रांसलेशन। अब इसी के बाद ये सारे के सारे जो आरएनए होते हैं आपस से मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यही आपस से मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और यही जो प्रोटीन होता है, जो 3 किलोग्राम का बच्चा होता है, वही 3 किलोग्राम का बच्चा जो मम्मा की बॉडी के बाहर से आता है, वो मान के चलो 3 किलोग्राम का कैरेक्टर लेकर आता है। यानी
प्रोटीन बनकर आता है, यानी उसके सारे गुण जो होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में बनते हैं। उसकी आंख काली होगी, उसका हेयर कर्ली होगा, उसका स्किन कलर कैसा होगा, ये सारी चीजें। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों, व्हाट इज इट? ट्रांसलेशन। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसा बोर्ड पे लिखा है लिखते रहना, ओके जो लिखा है इसको लिखते रहना और धीरे धीरे इन चीजों को समझते रहना और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि हमें पहले दिन हमारे मम्मा पापा ने 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए दिया, जो कि 46 डीएनए के अंदर था। धीरे धीरे इसके अंदर वो जीन्स थे, वो सारे जीन जो इसके अंदर जो हम बता रहे थे अभी, लगभग 25,000 जीन जो थे, वही 25,000 जीन चलकर सारे के सारे कैरेक्टर्स बना देते हैं। और यही कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे सारे के सारे गुण होते हैं जो हमारे मम्मा पापा से हमारे अंदर आते हैं। तो इसका सीधा मतलब हो गया, अगर मान लो हमारे अंदर सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी होती है, समझो जरा, अगर मान लो हमें सिकल सेल एनीमिया जैसा एक बीमारी है जो माँ बाप से हमारे अंदर आता है, इसका सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया का कैरेक्टर यानी प्रोटीन बनता है। और इसके लिए इन सारे जीन में से एक जीन जो है वो सिकल सेल एनीमिया का है, जो हमारे मम्मा पापा ने हमारे डीएनए के अंदर हमको दिया था। उसी डीएनए के अंदर जो वो जीन था चलकर अंत में सिकल सेल एनीमिया का प्रोटीन बन जाता है और मुझे सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ये देखो, ये आपको कैरेक्टर बता रहा हूं, इन्हीं जीन के अंदर वो कैरेक्टर था, इस प्रोसेस से होकर ये कैरेक्टर आपके बना दिए जाते हैं। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखें, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको डीएनए का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। चलो डीएनए का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखो, ये एक डीएनए है, गॉट इट, ये एक डीएनए है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेस पेयर का एक डीएनए बना दिया, मान लो, है ना। वैसे तो डीएनए कुल है कितना? 3 बिलियन 3 बिलियन 3 बिलियन 3 बिलियन, ठीक है। यहां पे रख दिया मैंने 5 प्राइम, यहां रख दिया 3 प्राइम। ये 5 और 3 ये दिखाने के रख दिया कि डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बस एंटी पैरेलल होता है, मतलब इस तरीके से होता है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और आगे सुनो बच्चों, और आगे सुनो, होता क्या। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे ना एक बेस पेयर सीक्वेंस का नंबर लिख देते हैं। मान लो ATTCGATTCGATCGA लिख दिया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट ही होता है टी, टी का कॉम्प्लीमेंट होता है टी का ए, सी का जी, जी का सी, ए का टी, ए का टी, टी का ए, सी का जी, जी का सी, ए का टी, टी का ए, सी का जी, जी का सी, ए का टी। ये हो गए बच्चों आपके बेस पेयर सीक्वेंसेस हो गए, गॉट इट। ये हो गए आपके बेस पेयर सीक्वेंसेस। होता क्या है असल में, क्या होता है जरा समझो, ठीक है। असल में होता क्या, असल में क्या होता है, ये डीएनए का जो 3 बिलियन बेस पेयर है ना, इनमें से मान लो ये छोटा सा डीएनए बेस पेयर का टुकड़ा इतना बड़ा, ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके, मान लो यही सिकल सेल एनीमिया बनाता जो हम अभी बात कर रहे थे। मान लो बच्चा सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी बनाता है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है और सामान्य व्यक्तियों के कंपैरिजन में अगर आप ऑक्सीजन नॉर्मल कैरी नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा कमजोर बने रहेंगे। तो ये मान लो होता क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद सिकल सेल एनीमिया का प्रोटीन बनता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर सिकल सेल एनीमिया का क्या है, डिजीज है, यानी एक कैरेक्टर है जो हमारे अंदर है। और इसके पीछे कारण क्या है, ये डीएनए बेस पेयर का ऑर्डर, और यही डीएनए बेस पेयर का ऑर्डर बच्चों क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। किसका जीन, इस कैरेक्टर का जीन। और यही डीएनए का टुकड़ा हमारे पापा या मम्मा में से किसी ने हमें दिया था। इसका सीधा मतलब है हमारे मम्मा और पापा ने हमें डीएनए के अंदर से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का ऑर्डर दिया है, और मान लो ये सीक्वेंस ऑर्डर है, ये कोई सही सीक्वेंस थोड़ी ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। यही डीएनए का एक विशेष टुकड़ा जो होगा, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनाता होगा, यही जीन कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया। इस तरह करते करते 3 बिलियन बेस पेयर के अंदर कुल 23,000 24,000 जो जीन होंगे, कहीं कोई और जीन होगा, कहीं कोई और जीन होगा, इस तरह करके पूरा का पूरा जीन होगा। बात समझ में आ गई। तो डीएनए के अंदर एक्चुअल में बोलूं जीन कहां होता है, तो आप सीधे बोलोगे सर जीन डीएनए के अंदर होता है, एक डीएनए बेस पेयर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करने के बाद एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का प्रोटीन यानी उसका गुण बनाता है। गॉट इट। उसी तरह मैं पूछूं, ये बताओ, है ना, डीएनए हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं ये पूछूं, अच्छा ये बताओ कि हमारी बॉडी में कुल कितना लंबा डीएनए है, तो आप बोलोगे हमारा जीनोम साइज है वो 3 बिलियन है। लगभग कितने जीन हो गए, 25,000। हम लोग आगे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इन चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यही लगे हाथों हम आपको एक कंसेप्ट समझा देते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर के बकलोल हैं, ठीक है। कभी आपने इन चीजों को पढ़ा ही नहीं। हमारे गांव देहात में आप ऐसे लोगों को बकलोल कहते हैं।
जो अंधी में जाकर भरोसा कर लेते हैं। जो बच्चा बिना क्वेश्चन पेपर के उठाकर और भरोसा कर लेता है, हम टीचरों पे भी बात करते हैं, वो खुद समझ जाए कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। ठीक है, दोनों के पीछे आपको रीजन मिल जाएगा। आइए यहीं पर हम लोग एक डिस्कशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है RNAi। ठीक है, जिसका नाम है RNAi। और RNAi यहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। RNAi यहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी है जो RNAi पर पूछा गया है। तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं RNAi, है ना। आप अगर चैप्टर नंबर 23 पे जाइएगा, अगर आप चैप्टर नंबर 23 पे जाइएगा, यहां पे देखिए एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है 23.17। ठीक है, रुको मैं दिखाता हूं। टॉपिक है 23.17। रुक जाओ, यहां बच्चों टॉपिक नंबर है 23.17 टॉपिक नंबर है, और इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है साइलेंस जीन, साइलेंस्ड जीन। और इसके साथ एक और उसी हेडिंग के साथ एक नाम और लिखा हुआ है भाई, जीन साइलेंसिंग। क्या लिखा हुआ है? जीन साइलेंसिंग। और एक नाम और इसी को लिखा हुआ है, क्या? दिस इज PTGS। क्या लिखा है? PTGS। PTGS का मतलब होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। इसको हम लोग कहते हैं बच्चा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तो आप समझ जाओगे, हाँ सर अभी आपने कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज बताई थी। ठीक है, अभी आपने कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जैसी चीज बताई थी। और बताइए क्वेश्चन आपके पेपर में आपको कोई दिखाएगा नहीं कभी, ये 2018 के पीटी में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में RNAi पर 2019 के पेपर में पूछा भी जा चुका है, जो आप कैमरे में खुद देख सकते हो। ये देखो, ये 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां देखो, RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन पॉपुलरली इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाई? ठीक है, फिलहाल मैं आपको पहले बताऊं कि RNA इंटरफेरेंस कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये 2 डिकेड पहले की चीज है। 2 डिकेड पहले दुनिया में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना था जिसका नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो, जिसका नाम था फ्लैर सैड टोमेटो। ये पहला दुनिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइसेंस दिया गया। कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी जिसको हम कैलजीन कहते हैं। इस पे मैंने आपके पीछे भी बात किया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर जाने के पहले एक बात और मैं करना चाहूंगा जहां मैं पीछे अभी रुका था। एक बात बताओ, ये जो इतनी स्टडी है, जो हमने इतनी मेहनत की है ह्यूमन जीनोम को समझने के लिए, DNA को समझने के लिए, ये क्या है? ओके, ये क्या है? ठीक है, इसको जरा समझना, ये क्या है असल में बच्चों। अभी मान लो मैं बोलूं कि हमने DNA की मदद से क्या पता किया, तो अब आप सीधे बोलोगे सर DNA और क्रोमोसोम्स इस तरह की चीजें इसलिए हमारे लिए मददगार हो गई कि हमने इसकी मदद से हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स थे, हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माँ बाप से हमारे अंदर चल रहे थे, हमने जेनेटिक कैरेक्टर्स की स्टडी की। क्या स्टडी की? जेनेटिक कैरेक्टर्स की स्टडी की। और ये भी समझ में आ गया कि सर जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो क्रोमोसोम्स के DNA के बेस पे और सीक्वेंस से अगली पीढ़ी में चल रहे हैं, वो है जेनेटिक कैरेक्टर्स। वो क्या है? वो है जेनेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इस जेनेटिक कैरेक्टर में आपको ये नहीं लगता क्या कि हम लोगों में बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अब यही देख लो, हम यहीं पर तुम लोगों को लेके चल रहे हैं बच्चों। मान लो तुमको सिकल सेल एनीमिया है, तो माँ बाप के तुम्हारे अंदर अगर ये कैरेक्टर आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हें इस तरह का जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है, और ये चीजें तुम्हारे माँ बाप के अंदर थी, वो तुम्हारे अंदर चली आई। अब इस तरह के जेनेटिक डिफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। और अगर मान लो हम जेनेटिक डिफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं, तो इन्हीं को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, इन्हीं को इधर उधर करके, इनको निकाल के शरीर से बाहर करके और किसी आने वाली नस्ल को सुधार सकते हैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। तो सर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की DNA स्ट्रक्चर से हम किसी जेनेटिक कैरेक्टर्स के डिजीज को, अपने शरीर के अंदर होने वाले किसी प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं बच्चों? DNA बेस पर, सीक्वेंस के बेस पर ही तो आप जीन की सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं ना। आपके पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है जीन सीक्वेंसिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अरे भाई जीन सीक्वेंसिंग के इंपॉर्टेंस वही है जो DNA सीक्वेंसिंग के एग्जांपल हैं, या DNA फिंगरप्रिंटिंग से भी जो इंपॉर्टेंस होते हैं। काफी हद तक दोनों के फीचर एक ही होने वाले हैं, इसमें घबराइएगा नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। तो एक चीज तो ये समझ में आई, जेनेटिक कैरेक्टर्स। अब एक बात बताओ, क्या हम DNA क्रोमोसोम्स इनके बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि हमारे मम्मा पापा कौन है? यानी आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन पेडिग्री टाइप का शब्द जनरली जानवरों के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। और अगर हम इसको पेडिग्री से ज्यादा अच्छा अगर हम प्रोजेनी लिख दें तो क्या दिक्कत है? अब मान लो बच्चा एक चैरिटी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 7 बच्चे हो गए, ठीक है ना। अब अर्ली मॉर्निंग 2 पेरेंट्स हो गए, एक ही बच्चे को लेकर भिड़ गए,
कोई अपनी शक्ल नहीं देख रहा, सबको खूबसूरत बच्चा चाहिए। घबराने की बात बिल्कुल नहीं। आप एक काम कीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लीजिए, आपके बारे में पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। क्योंकि देखो, हम अगर अपने मम्मा पापा के डीएनए से अपना डीएनए मैच कराएं तो जो सीक्वेंस डीएनए पापा का मिलेगा वो मम्मा से नहीं मिल रहा होगा, और जो हमारे में मम्मा से मिल रहा होगा पापा से नहीं मिल रहा होगा। लेकिन हमारी बॉडी का सारा डीएनए सीक्वेंस पापा मम्मा मम्मा पापा पापा मम्मा करते करते हम मिल जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि इस तरह की चीजें फॉरेंसिक साइंस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस यहां पर काफी मदद करने वाली हैं। और इतना ही नहीं बच्चों, मान लो कहीं पर ड्रॉट आ जाए, मान लो कहीं पर फ्लड आ जाए, मान लो कहीं पर कोई बीमारी का अटैक हो जाए। सोचो यूपीएससी क्या पूछता है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। मान लो कहीं पर बीमारी का अटैक हो जाए, इस तरह की चीजें हो जाए, तो यहां पर देखो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं या जीव होते हैं जो इन जगहों पर नहीं मरते हैं। अब ढूंढो भाई ऐसे कौन, भाई बहुत सारे मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते हैं। अब ढूंढो ऐसे कौन से जीन या ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिसकी वजह से डिजीज, फ्लड, ड्रॉट, इन कंडीशन में पौधा मर जा रहा है या किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम हो रही है। उन जीन को खोजने के बाद उन पौधों के अंदर जाकर उसको ट्रांसफर कर दो, बताऊंगा। अब वो टेक्नोलॉजी में एंटर करने वाला हूं मैं अगले लेक्चर से, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनेसिस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इन सबके थ्रू हम उस ऑर्गेनिजम्स को बचा सकते हैं जो मर रहा है, वो भी डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, फ्लड रेजिस्टेंस हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह की चीजों की स्टडी डीएनए की मदद से कर हम इस तरह के जीवों को पैदा कर सकते हैं। और सुनो, ये बताओ कि हम इवोल्यूशनरी रेसेस को नहीं समझ सकते हैं क्या? इवोल्यूशन के ट्रेंड को नहीं समझ सकते हैं, विकास के क्रम को? जैसे मान लो बोला जाता है कि मानव का जो सीधा पूर्वज है वो चिंपैंजी बंदर है, तो चिंपैंजी इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्यों बोला जाता है? याद रखना, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है और बायोटेक में कोई छूता होता नहीं है ये सब चीजें। आज जो तुम लोग सुन रहे हो, इसके बाद बायोटेक में कोई भी तुमको पढ़ाए, तुम उसको पढ़ाना शुरू कर दोगे कि सर देखो ऐसे होता है। अब सुनो, यहां पर सीधा का सीधा, जैसे मैंने बोला चिंपैंजी ह्यूमन का डायरेक्ट एंसेस्टर क्यों है, अगर आप डीएनए स्टडी कर लें, आपको बता दूं लगभग कहीं कहीं 90%, कहीं 95%, कहीं 98% लिखा गया है जो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं या जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं दोनों के सेम होते हैं। और अगर दोनों के सेम होते हैं बच्चा, इसका सीधा मतलब है कि चिंपैंजी के जीनोमिक सीक्वेंसेस में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया होगा और उससे जाकर अंत में किसका निर्माण हुआ होगा? ह्यूमन का निर्माण हुआ होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको डीएनए स्टडी, क्रोमोसोम पैटर्न, ये आपको बता दें, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक है। इन सबको आप लोग जाकर यूपीएससी में करंट अफेयर्स कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आज भी चिल्लाऊंगा, कल भी चिल्लाता था और आगे आने वाले समय भी चिल्लाऊंगा। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है। चलो लगे हाथों में क्वेश्चन आपको करा ही देते हैं। जब मेरे सामने बुक है तो उसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। देखो एक क्वेश्चन है ना, ये देखो क्वेश्चन मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं, ये देखो, है ना। आओ तुम लोग करंट अफेयर्स, आओ तुम लोग 765 पढ़ रहे हो, पढ़ो तुम लोग 786 पढ़ रहे हो, पढ़ो। ये देखो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखो पेज नंबर 513 पे लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स और अ डीएनए सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम। कई लोगों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है। एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट या रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स या डीएनए सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम। सोचो कितना खूबसूरत क्वेश्चन यूपीएससी बनाया है। कह रहा है अगर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जानते हो तब क्वेश्चन पकड़ लो, कह रहा है डीएनए नहीं जानते हो जान लो, डीएनए के अंदर जीन होता तब पकड़ लो। जो हम तुमको पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के एग्जाम में लिख रहा है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता बच्चों, तुम में से 90% लोगों का, कहा तुम तो करंट पढ़ रहे हो ना। और सुनो, हाउ डज दिस नॉलेज इज बेनिफिट टू अस? क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है भैया इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक। एक बात बताओ, पेडिग्री देखो, माँ बाप की जान पहचान हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, प्रोजेनी रिलेशन हो रहा है। फिर कह रहा है इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस। कह रहा है कि आप इससे आप सारे ह्यूमन डिजीज का पता लगा सकते हैं? नहीं। सारा कैसे भैया? आप तो सिर्फ जेनेटिक बता पाएंगे ना। हमको ये बता दो, कौन बताएगा कल डेंगू से हम मरने वाले हैं या मलेरिया से मरने वाले हैं? सर कोई नहीं बता सकता। तो भाई जेनेटिक डिजीज से कल का थोड़ी ना, सारी बीमारी थोड़ी ना बता पाओगे। आप डीएनए स्टडी करके, क्रोमोसोम स्टडी करके ये बता सकते हो कि हमारे जेनेटिक बीमारियां कौन सी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सोचो, यूपीएससी तुमसे सोचने को कह रहा है। जो लोग नहीं सोचू टाइप के हैं, रटो तुम लोग लास्ट का 765, वही बताएगा तुमको। एक क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हो आजकल। इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर। जिस जगह से अभी क्या है ये क्या है ये डिजीज रेजिस्टेंस, फ्लड रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें बना सकते हैं सर। अभी आप बताए थे स्टडी करो, डीएनए आइडेंटिफाई करो, ट्रांसफर करो, ये सब क्वेश्चन। रुको अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, बस का नहीं है बच्चों, बायोटेक तुम्हारे। आओ, बायोटेक क्यों? सारे के सारे 11 चैप्टर अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपके बस का नहीं है। इधर आओ,
अच्छा, हम अभी यहां पर बात कर रहे थे आरएनएआई के बारे में। हाँ, इसी को हम लोग आरएनएआई भी कहते हैं। अब ये आरएनएआई क्या हो गया? देखो, आरएनएआई को हम लोग कहते हैं बच्चा आरएनए इंटरफेरेंस। इसी को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं, समझते जाओ। इसी को हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ओके, इधर देखना क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस। देखो ऐसा है कि जब इधर देखो, मैं एक चीज समझाता हूं, ये देखो। अच्छा, आप लोग म्यूटेशन समझते हो? म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन जेनेटिक चेंज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सडन जेनेटिक चेंज को बोलते हैं। मतलब कोई अचानक आपके जीन में कोई परिवर्तन हो जाए, उसको हम कहते हैं म्यूटेशंस। क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं म्यूटेशंस। और म्यूटेशन आपको बताऊं 99% केसेस में उससे ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं। तो मतलब म्यूटेशन ओवरऑल खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ये खतरनाक होते हैं। आपको पता है जो कैंसर होता है ना, जो कैंसर होता है ना, वो एक्चुअल में एक म्यूटेशन का ही काज होता है। हमारी बॉडी में सब कुछ, सारे डीएनए, सारे जीन बहुत ही नियंत्रित तरीके से बॉडी के अंदर सारा काम कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। अचानक बच्चा कोई ऐसा डीएनए का टुकड़ा, मान लो यही वाला, इसमें कुछ सीक्वेंस में परिवर्तन हो गया, कुछ चेंजेस हो गए अचानक, ठीक है ना, प्यूरिन, पिरिमिडिन, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो उसको। और इसकी वजह से चलकर अब यहां क्या हो गया, ये मान लो कैंसर प्रोटीन बने लगा। माय गॉड, कैंसर प्रोटीन बने लगा। और ये पूरा का पूरा जो डीएनए का टुकड़ा था, मान लो अनियंत्रित हो गया, और अनियंत्रित तरीके से अभी अपना डिवीजन करके और कैंसर के सेल को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, इसीलिए कैंसर की ग्रोथ ऑफ सेल जो होते हैं, इंटरफेस डिस्टर्ब हो जाता है। अभी पीछे बताए थे, बहुत तेजी से डिवीजन होता है। अब बताओ क्या किया जाए। और जो भी कैंसर का इधर जो जीन हुआ है, बच्चा म्यूटेट हुआ है, वो किस प्रोसेस से चल के आपको कैंसर की बीमारी दे रहा होगा? भाई ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से करके। अगर हम एक बात बताओ, ये वाला जीन अगर म्यूटेट कर गया और इस तरीके से चल के कैंसर वाला कैरेक्टर बना रहा है, ध्यान रखना, अगर मैं बच्चों इधर देखो, सब लोग ध्यान दो, अगर मैं इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को बंद कर दूं तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में से अगर हम इस वाले प्रोसेस को रोक दें तो, सर अगर इस वाले प्रोसेस को आप रोक दोगे तो पीछे इस डीएनए के अंदर जो जीन था, आगे चल के वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। बस समझ तो गए तुम लोग। अगर नहीं बनाएगा तो जिस बंदे को कैंसर हुआ बच नहीं गया, वो आपने उस बीमारी को सही कर दिया कि नहीं कर दिया? सर ये तो कमाल की चीज है। यानी आरएनए इंटरफेरेंस करके, आरएनए यहां पर हमने आरएनए की प्रक्रिया को इंटरफियर कर दिया, इसी को हम बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। और किस जगह पर हमने किया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को हमने स्टॉप कर दिया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन को अगर हमने स्टॉप कर दिया, इसकी वजह से ये जीन जो होगा, जो जाके कोई बीमारी दे रहा था, अब ये साइलेंट हो जाएगा, अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा। और इसी जीन को बच्चा अब हम लोग क्या बोलेंगे? साइलेंट जीन। समझे? हवा नहीं लगा तुम लोगों को 2019 के पेपर में, है ना? कहां नहीं लगा? 2019 के पेपर में हवा नहीं लगा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि आप तो भैया पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, घबराओ नहीं, सारे के सारे क्लास में बोल रहा हूं, जाके पूर्वांचल एप्लीकेशन पे ले लो, भले की बात बोल रहा हूं। अब सुनो, अगर ये पढ़ना है तो, नहीं तो बैठे रहो। 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, वो कर लेना। 13 क्वेश्चन भगवान भरोसे जाओ, ठीक है? जाओ। अब सुनो, अब पता नहीं 2 भी आएगा कि नहीं आएगा। इधर आओ। अब देखो 2019 के प्रीलिम्स में, अब यहाँ पे, अब ये देखो सबको समझ में आने लगा कि सर एकदम हमको समझ में आ गया कि आरएनएआई वगैरह से इस तरह से हमारे कोई जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, उस प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी एक तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? और किस लेवल पे हुआ? जीन साइलेंसिंग को हमने किस लेवल पे किया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर हमने जीन साइलेंसिंग कर दिया। इसी को हमने जीन साइलेंसिंग बोल दिया, और जिस जीन को साइलेंस किया उसको हमने साइलेंट जीन बोल दिया। और पूरी चीज में क्या हुआ? आरएनए के प्रोसेस को इंटरफियर कर दिया। किस प्रोसेस को? ऑफ कोर्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो भैया सारा नाम एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। कभी नाक ऐसे पकड़ो, कभी ऐसे पकड़ो, कभी ऐसे पकड़ो, और कभी घुमा के ऐसे पकड़ो। नाक पकड़े हर जगह से हो। अब ये पकड़ में आना चाहिए कि नाक पकड़ेंगे कैसे, ठीक है? इधर आओ, ये हो गया। अब जानते हो, अब आपके बॉडी में मान लो कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी, कोई दिक्कत हो रही है, और वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस से हो रही है, तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस से अगर कोई भी काम हो रहा है, उस सारी बीमारी को आप ट्रीट कर सकते हैं। उन सारी समस्याओं को आप ट्रीट कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और आपको पता है, आप लोगों को यहीं पे मैं बता दूं, 1 मिनट रुको बच्चों, है ना, 1 मिनट रुको, ठीक है? अब जरा सुनो, साइलेंस जीन का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। कहां? एग्रीकल्चर में। देखना, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में
आपको जो टॉपिक नंबर 23.17 लिखा है मैंने बुक में पढ़ना, उससे बहुत बढ़िया सा लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। 23.17 में मैंने समझाया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है अच्छा खासा आरएनएआई का उपयोग हो सकता है, और सुनो हो भी रहा है। यहां मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है फ्लैर सैर टोमेटो, सुनते जाना, है ना, फ्लैर सैर टोमेटो, ठीक है। और सुनाता हूं, रुक जाओ, 23.17, रुक जाओ, है ना, दिखाता हूं मैं। 23.17 सारे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, टेंशन मत लो। एक मैंने लिखा बच्चों फ्लैर सैर टोमेटो, एक मैंने लिखा ब्लू रोज, है ना, ब्लू रोज, लाल रंग नीले रंग का गुलाब देखा है, नहीं देखा है, रेड रोज इज वेरी कॉमन, ठीक है। अगला मैंने लिखा है एडिबल कॉटन सीड, एडिबल कॉटन सीड, एडिबल कॉटन सीड। अगला मैंने बच्चों तुम्हारी किताब में सारे एग्जाम्पल मैंने बुक में लिखे हैं, पढ़ना नहीं, है ना, टीएलएस ओनियन लिखा है। अगला मैंने लिखा है डीकैफिनेटेड कॉफी लिखा है, डीकैफिनेटेड कॉफी लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल सुनते जाओ, डीकैफिनेटेड कॉफी लिखा है। इसके बाद मैंने लिखा है क्या, ओपियम पॉपी लिखा है, ओपियम पॉपी लिखा है। ओपियम, अरे पोस्ता दाना सुने होगे, पंजाब में बड़ा सेवन चलता है इसका, मार्फिन कोडीन टाइप की चीजें, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चर में आप आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंट जीन का एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो चीजें बनकर तैयार हुई हैं। क्या होता है सुनो, ऐसा है, ब्लू रोज पहले मैं बताता हूं, ब्लू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लू रोज क्या होता है, असल में पौधों के अंदर जो रेड रोज होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, रेड रोज के अंदर समझना, रेड रोज के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है डिहाइड्रो फ्लेवेनॉल रिडक्टेस, इसका नाम है डिहाइड्रोफ्लेवेनॉल रिडक्टेस, ठीक है। जो डिहाइड्रोफ्लेवेनॉल रिडक्टेज जो है, ठीक है, सॉरी, डाइहाइड्रोफ्लेवेनॉल रिडक्टेज जो है, ये क्या होता है, ये ऐसा एंजाइम होता है जिसकी वजह से रोज का कलर जो होता है वो रेड होता है। इसका मतलब इस लाल वाले रोज के अंदर एक ऐसा जीन होता है जो डाइहाइड्रोफ्लेवेनॉल रिडक्टेज एंजाइम का निर्माण करता है, और इसी एंजाइम के कारण क्या होता है, जो रेड रोज का कलर होता है वो रोज होता है, वो लाल होता है। अगर हम एक बात बताओ, एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और किस प्रोसेस से कोई जीन या डीएनए जाके प्रोटीन बनाता है, तो आपको समझ में आ गया, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अगर हम इसके बीच में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म को रोक दें और इस जीन को यहां पर इंटरफियर कर दें, इस वाले को, तो ये जीन हो गया साइलेंट जीन, और इस एंजाइम का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। और अगर इस एंजाइम का फॉर्मेशन बंद हो गया तो बच्चा ये जो लाल रोज है वो हो जाएगा ब्लू रोज। ये देखो, अब ये बताओ दुनिया में ब्लू रोज का निर्माण कैसे किया गया, ऑफ कोर्स जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रेड रोज का निर्माण हुआ है वो भी आपका इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ, आरएनएआई से। एग्जांपल सुनिएगा, फ्लैर सैर टोमेटो क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको पता है तुम लोग इसको बोलोगे करंट अफेयर्स जब भी आएगा, जबकि आप में से किसी को नहीं पता, या कुछ बच्चे सच में मेरी क्लासेस सुने उनको पता है, फ्लैर सैर टोमेटो जो होता है बच्चों, ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। अब बताओ, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, पढ़े ही नहीं, बीटी उटी सब पढ़ गए, प्लांट है जिसको लाइसेंस दिया गया। क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया। किसके लिए लाइसेंस दिया गया, कि भैया इसको खा सकते हो, यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। क्यों दिया गया, ऐसा है कि, और किसने दिया, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, मैंने अभी कई बार बोला है, कैलिफोर्निया की कंपनी है जिसका नाम है कैलजीन, इसने दिया है। असल में होता क्या है, समझो जरा इस चीज को, कैलिफोर्नियन कंपनी कैलजीन के बारे में, असल में क्या है, अच्छा इसको सर्टिफाई किसने दिया था, एफडीए ने किया था। एफडीए क्या है, अमेरिका का एजेंसी है जिसका नाम है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका, यही सर्टिफाई करता है कोई चीज इस तरह का खाना है या नहीं खाना है। जैसे भारत में आपको आगे बताऊंगा जीएसी है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रीसल कमेटी, इसके ऊपर MOEFNCC है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में जो है वो FDA है। तो ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसको दिया गया है ना, सर्टिफाई किया गया। और पता है इसमें करना क्या था, असल में जो टमाटर होता है, आप देखते हो भारत में भी इसका रेट 200-200 रुपए पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं पेरिनेटिंग नेचर। आपको बताओ, जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी ने मुझे कहा जाओ मार्केट से टमाटर लेके आओ, मैं लेकर आया, बहुत सॉफ्ट सुंदर लाल आया, तो पिताजी ने मुझे जमकर डांटा। क्यों डांटा, उन्होंने कहा अरे गधे, टमाटर जो होता है वो थोड़ा हार्ड लाना चाहिए था।
पुराने जमाने में घरों में रेफ्रिजरेटर नहीं होता था तो जल्दी से पक के खराब हो जाता था। इसीलिए आप देखो आपके पिताजी जब घर जाते हैं या आप जाके सब्जियां आप आगे से ले आ रहे हो, आप थोड़ा कड़ा कड़ा लाते हो। इससे फायदा क्या होता है, टमाटर में राइपनिंग प्रोसेस जो होता है जल्दी हो जाने की वजह से, नहीं तो खराब हो जाता है। थोड़ा कड़ा लाते हो 2-3 दिन चलता है। फिलहाल अब तो उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि घरों में रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मैं आपको यही समझा रहा था कि टमाटर में राइपनिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है, तो आरएनए इंटरफेरेंस करके उसके राइपनिंग प्रोसेस को स्लो किया गया। अच्छा, तो मतलब फ्लैश है टोमेटो में, इसके राइपनिंग प्रोसेस को स्लो किया गया। हाँ, और राइपनिंग प्रोसेस स्लो करके अब हम अच्छा खासा टमाटर को बचा सकते हैं, नहीं तो खेतों से काटकर मार्केट तक ले जाते थे, अच्छा टमाटर सड़ जाता था बच्चा। अच्छा सर, एडिबल कॉटन सीड क्या होता है? ऐसा होता है, हम लोग कॉटन के सीड को क्यों नहीं खाते? कोई है जो सुन रहा है कॉटन की सीड का सब्जी खाता है? कोई नहीं खाता है, ठीक है। क्योंकि कॉटन के सीड में गॉसिपॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गॉसिपॉल पाया जाता है, और गॉसिपॉल जो होता है वो एक जहर होता है। तो आरएनएआई मैकेनिज्म से साइलेंट जीन करके गॉसिपॉल का निर्माण बंद कर दो। अब जो गॉसिपॉल नहीं बनेगा तो जहर है ही नहीं, खाए जाओ, ढकेले जाओ बढ़िया से। अच्छा, टीएलएस ओनियन का क्या कंसेप्ट है? ये तो स्टेट पीसेस में ऐसे भी ओनियन के नाम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऐसा है, जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने से क्या होता है? जब आप प्याज काटते हैं तो प्याज काटने से कुछ ऐसा कंपाउंड है जो हवा में उड़कर और आपके आंख में जाता है, उसका नाम होता है बच्चा एलिल डाइसल्फाइड। क्या नाम होता है? एलिल डाइसल्फाइड। और ये एलिल डाइसल्फाइड एक सल्फर का कंपाउंड होता है। स्टेट टू स्टेट पीसीएस में किसी जमाने में यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था कि प्याज के काटने से आंख से पानी क्यों गिरता है? क्योंकि सल्फर के यौगिक क्या कंपाउंड होते हैं, वही जो मैंने लिख दिया एलिल डाइसल्फाइड, आपकी आंख में जाते हैं और बिटरिंग होती है। कुछ मत करो, आरएनए इंटरफेरेंस से सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को, इस एंजाइम के फॉर्मेशन को रोक दो। एलिल डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो सल्फर कंपाउंड नहीं बनेगा, टमाटर मीठा हो जाएगा, आंख से पानी भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको और सुनो, देखो एग्रीकल्चर में आरएनएआई कहां तक जा रहा है। पढ़ो नहीं तुम लोग, अभी ये सब करंट अफेयर्स है, अभी ये सब आएगा, करंट अफेयर्स में आएगा। जो लोग 27 में जाएंगे उस साल ये पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर क्या है, 2 डिकेड पहले की चीज। अभी 30 में जाएंगे ब्लू रोज पढ़ेंगे, 44 में जाएंगे 2044 में ये पढ़ेंगे। कोई नहीं, पढ़ो तुम, पढ़ो, इधर आओ। अब देखो डीकैफिनेटेड कॉफी, ये बताओ बच्चों कॉफी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? या हमको ये बताओ आप लोग कॉफी क्यों पीते हैं? एक लाइन में बताता हूं, आप कॉफी इसलिए पीते हैं क्योंकि आपको कॉफी का टेस्ट पसंद है। ये मत कहिएगा सर एनर्जी मिलती है, ये मत कहिएगा बूस्टअप होता है। अरे भैया, एनर्जी और बूस्टअप तो बहुत सारे और चीजों से होता है। एक लाइन में हमारी बात सुन लो, आपको नहीं पता है, आप कॉफी इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि आप कॉफी लाइक करते हैं उसके टेस्ट की वजह से। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत क्या है? हाई अमाउंट ऑफ कैफीन। और हाई अमाउंट ऑफ कैफीन जो होता है भैया, ये होता है नुकसानदायक, इसलिए आप बार बार कॉफी नहीं पी सकते। इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। अब क्या किया जाए? अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस करके कैफीन के फॉर्मेशन को कम कर दें तो वो कॉफी क्या हो जाती है? डीकैफिनेटेड कॉफी। पिए जाओ, पिए जाओ, पिए जाओ, और टेस्ट लिए जाओ। अब ओपियम पॉपी क्या होता है? देखो अब यहां पर समझ में आ गया, ये हो गया आपका डीकैफिनेटेड कॉफी आपके हेल्थ के लिए। और ये भी कैसे बना? आरएनए से कैफीन के फॉर्मेशन को बंद कर दो। अब बात करते हैं ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी जिसको हम लोग पोस्ता दाना कहते हैं हिंदी वाले, है ना। पता है इसका नारकोटिक्स भी होता है, इसमें ड्रग व्रग भी बनते हैं। कोई नहीं, इनकी सब्जियां नहीं खा रहे आप, उन केमिकल्स के फॉर्मेशन को जो कि नारकोटिक्स हैं उनके फॉर्मेशन को बंद कर दो और पॉपी की सब्जी बना के खाओ। ये चीज आपको हो गई यहां पे क्या? आरएनए के बारे में। अब ये सब क्वेश्चन तुमको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है पेज नंबर 512, है ना। मेरे हाथ में जो है वो 7th एडिशन की किताब खुली हुई है, एकदम नई जो फ्रेश आई है 24-25 वालों के लिए। ये देखो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन पॉपुलरली इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाई? क्वेश्चन दिख रहा है, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। अच्छा, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग जीन थेरेपी। एकदम सही है, जीन साइलेंसिंग जीन थेरेपी बोलना ही नहीं है सर, ये तो नाम ही दे रहा, आरएनएआई को जीन साइलेंसिंग कहते हैं। मतलब अगर हमको नाम भी पता होता तब भी हम मार देते। थैंक गॉड। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। चलो ठीक है, वो तो सर आप बताइए हैं। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बताओ इसमें हम हार्मोन चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं भाई, हार्मोन तो आपके शरीर के ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसका हार्मोन हम आपको आरएनए साइलेंसिंग से हार्मोन बदल देंगे क्या? नहीं नहीं सर, हम अपने जीन के अंदर के इन्फ्लुएंसिव कैरेक्टर को कर पाएंगे। बाहर से एक्सटर्नल, अब हमको बताओ तुम लोग स्किन का कलर बदल देंगे क्या? नहीं नहीं सर, स्किन का कलर कैसे बदल देगा आरएनए? मतलब कहने का मतलब है, या पसीना जो निकल रहा है उसका स्वेटिंग का नमक जो है बदल देंगे, ये क्या चल रहा है? ऐसी चीजें नहीं बच्चा, जो इस तरह के डिफेक्ट, इस तरह की चीजें वहां के केसेस में। ये हो गया। अगला कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट दैट हैज रेजिस्टेंस टू वायरल पैथोजन। हाँ, ये कर सकते हैं।
है ना, ये कर सकते हैं किसी प्लांट में। मान लो किसी जीन की वजह से किसी पौधे में बार बार आपको क्या होता है, अटैक होता है किसी वायरस का कुछ भी, तो ठीक है उस जीन को बदल दो, उसके इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दो, पता चला उस फूड को खाने के लिए बार बार वायरस उसको न्यूट्रिशन लेता है तो नहीं खाएगा, इस तरह बचा सकते हैं। मतलब सोचो यूपीएससी क्या सोच रहा है, यूपीएससी हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के फॉर्म में पूछता है, और यूपीएससी हर क्वेश्चन को कह रहा है कि रवि अग्रवाल सर की क्लास सुनो, बाहर ये जो लपेटू वाले क्लासेस चल रहे हैं ना यूट्यूब पे 10 मिनट में, अरे ये तो 10 मिनट में अब तक तुम्हारा इतिहास खत्म कर गए होते, यहां तो 1.5 घंटे में अभी बायोटेक का एक बेसिक तक ढंग से नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात, यही है यूपीएससी में जल्दीबाजी, जल्दीबाजी करो 6 साल तक पढ़े रहो। ठीक है बच्चों, ये यहां पर हम लोग खत्म कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया है। अब हम यहां पर शुरू करेंगे अप्लाइड एरिया। अब आपको बायोटेक की चीजें, टेक्निकल चीजें जैसे मैंने पढ़ाया है इसी तरीके से जोड़ जोड़कर आगे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। अब आपको समझ में आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ट्रांसजेनेसिस क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, बीटी क्रॉप होता है, और बहुत सारे इतने सारे नाम जो मैं आपको भी कराने वाला, सब यूपीएससी का। और सुनो, ये जो 2011 से 2023 के सारे क्वेश्चन है बैठा बैठा के आपको लगवाऊंगा, सारे सोल्यूशन कराने हैं, नहीं तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कभी ये समझ नहीं आएगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। फिर अंत में सुन लीजिए, चुपचाप जाइए पूर्वांचल एस एप्लीकेशन पर, पक्का सोल्यूशन है, और टेलीग्राम पर रवि अग्रहरी वाले पर ऑफिशियल पे जाइए, चुपचाप वहीं में रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे अपडेट इसीलिए मैं कहता हूं रवि सर रवि सर रवि सर याद रखिएगा, रवि सर का क्लास नोट्स, रवि सर का जो किताब आई है नई अपडेशन वो, और रवि सर का लास्ट में करंट अपडेट्स, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जाइए आराम से भजन कीर्तन कीजिए, मस्त होकर सो जाइए, 3 बार क्वेश्चन लगाइएगा, पेपर भी लगवाऊंगा, पेपर क्वेश्चन भी दूंगा, पीटी और मेंस दोनों। चलिए थैंक यू एवरीवन, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, अब अप्लाइड एरिया में हम इंटर कर चुके हैं। और आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जो इंडेक्स था, इस इंडेक्स में है ना पूरी किताब कवर कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, ठीक है। इस इंडेक्स में हम लोगों ने बच्चा बायोटेक का चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इस किताब में यहां पर देखो कुल 72 इंफोग्राफिक्स दिए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सब जो इंफोग्राफिक्स है देखो, ये सब इंफोग्राफिक्स हैं, सब कलर फोटो बना के सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए इन्वायरमेंट की भी मार्केट में आ ही रही है, ये आपका है ही है, ठीक है, इंग्लिश वाला, ठीक है, ये नया एडिशन है, इसको पढ़ना मत भूलिएगा, साफ साफ कह रहा हूं, ठीक है। हम नहीं बोल रहे हैं आप जो बुक पढ़ रहे हो पढ़िए, हम कह रहे हैं उसको छोड़िए, चुपचाप इसको पढ़िए, जैसे साइंस टेक है वैसे ये भी है, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय जय, बाय बाय।